students. I am CA गौरी चिचानी फ्रॉम BD एजुकेशन और आज हम CA फाउंडेशन के अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो थेरोटिकल फ्रेमवर्क है उसका फर्स्ट यूनिट दैट इज़ मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग देख रहे थे। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का डिफरेंस, देन अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग का फंक्शन, बुक कीपिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देन एक कंसेप्ट था सोशल इवोल्यूशन इन सोशल अकाउंटिंग। वो सब चीज़ें अपन ने कवर की थी। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन बाकी का बचा हुआ यूनिट कवर करने जा रहे हैं। तो अभी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के 1.10 पेज से अपन स्टार्ट करेंगे। 1.10 पेज नंबर, come to the 1.10 पेज नंबर ऑफ अकाउंट्स मॉड्यूल। ठीक है, स्टार्ट करें। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अपन ने देखा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस में कि बुक कीपिंग के कोई डिफरेंसेस होते नहीं हैं, बट अकाउंटिंग के काफ़ी सारे बुक कीपिंग के कोई सब फील्ड्स नहीं होते हैं, बट अकाउंटिंग के बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आईपीसीसी में तो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग बोल के एक सेपरेट सब्जेक्टिव होता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कितने सब फील्ड्स है अकाउंटिंग के? 5। दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब जो हम रेगुलरली जो अकाउंटिंग करते हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सबसे पुराना है, जो सबसे पहले से चलता आ रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सब आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। दैट मीन्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो कवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो क्या बोल रहे हैं वो? इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इट इज हिस्टोरिकल एंड it is historical in nature as it records transaction which had already been occurred. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो ट्रांजैक्शन पहले हो चुके हैं ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। करेक्ट? तो द फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इट प्राइमरीली हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट रिजल्ट्स ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन। करेक्ट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिजल्ट देता है? एक तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपने को क्या, बिजनेस को क्या हुआ है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। ये दो रिजल्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजर्स को देता है। करेक्ट? तो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? डे टू डे एक्टिविटीज के लिए या डे टू डे मैनेजमेंट के लिए या काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को काफ़ी सारे रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन लगती है इंटरनली, मतलब उनके इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड या इंटरनली जो भी उनके पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके, उसके रिलेटेड उनको मैनेजर्स को बहुत सारी रिपोर्ट्स लगते हैं या इंफॉर्मेशन लगती है फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग या फॉर इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। तो उसके लिए जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो कवर किस चीज़ में होते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वहाँ दिया हुआ है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। It is concerned with the internal reporting to the managers of a business unit. Correct? To discharge the functions of stewardship, planning, control and decision making, the management needs a variety of information. The different ways of grouping information and preparing reports as desired by managers for discharging their function are referred to as the management accounting. Underline करो या bold उसको highlight करो। The different ways of grouping information and reports, preparing reports as desired by managers for discharging their responsibilities or functions are referred to as the management accounting. ठीक है, अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कॉस्ट अकाउंटिंग।
बिकॉज व्हाट मैनेजमेंट का अल्टीमेट फोकस क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। तो प्रॉफिट गेन करने के लिए एक तो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी या रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, नेक्स्ट कंसेप्ट अपना वही है, कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost. What is cost accounting? Cost accounting एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करता है जो अपने को हर एक चीज़ पे की कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है वो बता सके और उस पर कंट्रोल कैसे लाया जा सकता है वो अपन वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से इंटरप्रेट कर सके या उससे उसका एनालिसिस करके कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स अपन ले सके। ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वहाँ डेफिनेशन दिया है, देखो पढ़ो एक बार। The terminology of cost accounting published by the Institute of Cost and Management Accountants of England defines cost accounting as, पढ़ो सब मेरे साथ, the process of accounting for cost which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling the cost. कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ है उसके लिए भी और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी जो इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स जनरेट किए जाते हैं वो कवर होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? द डिमांड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग stems from increasing social awareness about the undesirable byproducts of economic activities. As already discussed earlier, social responsibility accounting is concerned with the accounting for a social cost incurred by the enterprise and social benefit created. ठीक है, CSR आपको पता होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉर्पोरेट को उनके इनकम के स्पेसिफिक परसेंटेज में CSR एक्टिविटीज़ इनकर्ड करना, मतलब क्या, सोशली वो एक्टिविटीज़ से पब्लिक एट लार्ज आपके सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वही है कि आपने सोशल बेनिफिट क्रिएट करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर्ड की, उससे क्या बेनिफिट क्रिएट हुआ, वो सब रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, पढ़ो एक बार मेरे साथ। The demand for social responsibility accounting stems from increasing social awareness about the undesirable byproducts of economic activities. बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के वजह से सोशली लॉस होता है, सोशली एनवायरमेंट लॉस, इट मे बी एनवायरमेंट लॉस और फिजिकल लॉस और anything, it can be anything which affects the public at large or the society, ठीक है, वो होता है social loss. तो ऐसे increase in social loss has demanded the necessity of social responsibility accounting. As already discussed earlier, social responsibility accounting is concerned with the accounting for social cost incurred by the enterprise and social benefits created, correct? Now next, last is human resource accounting. Human resource accounting is an attempt to identify, quantify and report investments made in human resource of an organization that are not presently accounted for under conventional accounting practice. अपने इंडिया में कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जिसके अंडर ह्यूमन रिसोर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एसेट है उसको रिकॉर्ड एज अकाउंटिंग टर्म्स में, मतलब मनी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करना अभी अलाउड नहीं है। इन द सेंस ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग जो है कि आपके पास एज अ ह्यूमन रिसोर्स आपके पास जो असेट है उसका मॉनेटरी वैल्यू आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बता सकते, वो अपने इंडिया में फॉलो नहीं होती है प्रैक्टिस। तो बट ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या आता है, व्हाट असेट यू होल्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी ह्यूमन रिसोर्स में।
तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट द इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज जो of an organization that are not presently accounted for under conventional accounting practice. Though it is not accounted under conventional practice, but it is a subfield of accounting. So we are learning this subfield. तो 5 सबफील्ड है अकाउंटिंग के। कौन कौन से? सबसे पहला तो अपना कॉमन वाला दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरनल रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। थर्ड इज व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो हर एक चीज़ पे कॉस्ट इनकर्ड एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए जिसमें रिपोर्ट्स जनरेट किए जाते हैं। फोर्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इट गिव्स द रिपोर्ट्स फॉर कॉस्ट इनकर्ड, सोशल कॉस्ट इनकर्ड एंड सोशल बेनिफिट्स क्रिएटेड। एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। To identify, quantify and report the amount invested in the human resources of the organization. ये हो गए आपके subfields of accounting. Now we are moving towards the users of financial accounting information. Very easy. आपने मे बी 12th के अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसे ही यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे सेम है। देख लेते क्या क्या है। जनरली यूजर्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज इंटरनल मैनेजमेंट एंड ओनर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स और आउटसाइडर्स। यस, दे हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी 2 यूजर्स रहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के भी 2 यूजर्स रहते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग such information to management, while information requirements of outside users are generally served by financial statements. Yes, outside users का information requirement कहाँ से serve होगा? तो financial statement से serve होगा। Following are the various uses of accounting information, ठीक है। First ये सबफील्ड से अपने नोट डाउन किए, उसके शॉर्ट पॉइंट्स लगा तो आप पढ़ते पढ़ते बना सकते हो रनिंग नोट्स के हिसाब से, ताकि बाद में आपको अगर नोट वगैरह कुछ लिखने आए तो याद रहे। एक बार अगर लिखा हुआ रहा, हाथ के नीचे से गया हुआ रहा, तो आप फटाफट उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या ले रहे हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया यूजर्स। नाउ फर्स्ट यूजर इज, हु इज द फर्स्ट यूजर? इन्वेस्टर्स। Investors are whom? The persons who invest in our business, ठीक है। They provide the risk capital to the business. They need information to assess whether to buy, hold or sell their investment. Also, they are interested to know the ability of the business to survive, prosper and to pay dividend. In non-corporate sector, where ownership and management are not essentially separated, the owners still need information about performance of the business and its financial position to decide whether to continue or shut down. Corporates के केस में इन्वेस्टर्स को ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि उनको पता चले कि उन्होंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी सरवाइव करेगी नहीं करेगी, उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ कर देना चाहिए, वेदर द कंपनी इज एबल टू पे डिविडेंड और नॉट। तो ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट्स के केस, इन्वेस्टर्स के लिए। और नॉन कॉर्पोरेट के केस में, जैसे कि कॉर्पोरेट के केस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेट के केस में कंपल्सरीली ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, ठीक है। बट नॉन कॉर्पोरेट के केस में जहाँ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में नॉट बी डिफरेंट और मतलब इतना सेपरेशन नहीं होता है नॉन कॉर्पोरेट केस में, तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वन एंड द सेम। तो उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनको पता चले कि वेदर दे शुड कंटिन्यू द बिजनेस और शट डाउन द बिजनेस, मतलब उनका परफॉर्मेंस क्या हुआ है। इसलिए ऑल टाइप ऑफ मतलब इन्वेस्टर्स, चाहे वो कॉर्पोरेट को हो या नॉन कॉर्पोरेट्स के हो, सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो
कॉर्पोरेट के लिए क्यों ज़रूरी है और नॉन कॉर्पोरेट के लिए क्यों ज़रूरी है, ये पॉइंट है. देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉय. ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. Correct. And therefore they are interested to know the stability, continuity and growth of the enterprise and its ability to provide remuneration, retirement benefits and other benefits that enhance the employment opportunities. ठीक है, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इज डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो सेकेंड यूजर कौन हो गए, इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज, राइट. ये भी इंटरनली होते हैं तो ये भी आ गए इंटरनल यूजर्स में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेंडर्स. दे आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर देयर लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल बी पेड और नॉट. ठीक है, तो लेंडर्स क्यों, लेंडर्स भी एक एक्सटर्नल पार्टीज है जो जिनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स. They are also interested to know the ability of the enterprise to pay their dues that helps them to decide the credit policy of a relevant for the relevant concern, rates to be charged and so on. क्योंकि उनको पता होना चाहिए whether their dues may be recoverable or not, and if not recoverable मतलब अगर लेट पेमेंट होने वाले हैं तो क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, वो फर्म क्या पोजीशन पे. तो ये सब इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग ये सब रिपोर्ट्स उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे सकता है. तो इसलिए फॉर सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स आल्सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल. ठीक है, तो फोर्थ यूजर कौन आ गया अपने, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट customers. Customers are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less is dependent on the supply of goods. अब सपोज कोई फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है कोई दूसरे कंसर्न को. ठीक है, तो उसके कस्टमर को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि उसका रॉ मटेरियल सप्लायर जो है वो उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या वायबिलिटी है, क्या कंटिन्यूटी है, ताकि अगर फ्यूचर में इन केस अगर वो सडनली शट डाउन हो जाए जो उसका रॉ मटेरियल सप्लायर है तो उसका इफेक्ट उसके बिजनेस पे भी होगा. सो कस्टमर्स आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो यही चीज़ बोलिए. देन इसलिए फिफ्थ पॉइंट कौन है, तो अपने सप्लायर्स भी और कस्टमर्स भी बोथ आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो फिफ्थ इज कस्टमर्स. याद करने के लिए देखो, सबसे पहले तो बिजनेस क्यों स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टर्स की वजह से. तो इन्वेस्टर्स, देन नेक्स्ट इज बिजनेस स्टार्ट तो किया, फंड्स लाए, बट काम कौन करेगा, एम्प्लॉइज. देन लेंडर्स, देन व्हाट, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स. सप्लायर्स हो गए तो कस्टमर्स भी, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स चेन, सप्लाई चेन में सप्लायर्स भी और कस्टमर्स भी. देन एक्सटर्नल पार्टीज में और कौन आते हैं, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज. व्हाई गवर्नमेंट, they regulate the functioning of business enterprise for public good, allocate scarce resources among the competing enterprises, control prices, charges, excise duties, taxes, and so they have continued interest in the business enterprise. So that they government and other agencies are required accounting information. They require accounting information because they can take decisions regarding taxation, charges of duties, उसके बाद allocation of resources, scarce resources among the competing enterprises वगैरह वगैरह. ये सब चीज़ों के लिए भी उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहना ज़रूरी है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर उस एंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग इज व्हाट, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तो वो बिजनेस क्या पोजीशन पे खड़ा है वो सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देता है. सो दैट गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज आर आल्सो यूजर्स ऑफ अवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, राइट. Now, the public at large is interested in the functioning of enterprise because it may make a substantial contribution to the
local economy in many ways, including the number of people employed and their patronage to local suppliers. ठीक है, पब्लिक एट लार्ज के लिए भी इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये सब हो गए एक्सटर्नल, पब्लिक, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स हो गए. देन मैनेजमेंट एज अ होल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंट फॉर वेरियस मैनेजरल डिसीजन. On the basis of accounts, management determines the effect of their various decisions on the functioning of the organization. Correct. This helps them to make a further managerial decisions. And the last and very important user is management, so that they can take further decisions also and they can check the effect of their existing decisions. ठीक है. तो last is management. ये हो गए आपके 8 यूजर्स. ठीक है, तो कौन कौन है? सबसे पहले इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, देन लेंडर्स. ठीक है, देन आते हैं सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स. ठीक है, कस्टमर्स के बाद आते हैं गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, पब्लिक एट लार्ज, एंड लास्ट इज मैनेजमेंट. ये हो गए आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, आगे बढ़े. रनिंग नोट्स बनाओ, मतलब शॉर्ट पॉइंट्स तो भी लिख के रखो ये पॉइंट्स के आगे, ताकि आपको पॉइंट नोट बनाने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स. ठीक है, मतलब अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब क्या होता है, मतलब उनके रिलेशन, अकाउंटिंग का रिलेशन क्या है अदर सब्जेक्ट से, वो सब चीज़ें यहाँ है. तो अपन एक एक करके देखते हैं डिटेल में. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स. वेरी क्लोज रिलेशनशिप. इकोनॉमिक इज viewed as a science of rational decision making, right? And about the use of scarce resources. It is concerned with the analysis of efficient use of scarce resources for satisfying human wants. This may be viewed either from the perspective of a single firm or the country as a whole. मेरे साथ रीड करते चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट्स करते चलिए. ठीक है. इकोनॉमिक क्या होता है, सबसे पहले तो वो बताया उन्होंने. ठीक है. देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे क्या बोला है, अकाउंटिंग इज viewed as a system which provides the data to the users to permit the informed judgments and decisions. Some non-accounting data are also relevant for decision making. Still, accounting provides a major database. Accounting overlaps economic in many aspects. Why? It contributed a lot in improving the management decision making process. But economic theories influence the development of decision making tools used in the accounting. However, there exists a wide gulf between economists and accountants' concept of income and capital. Accountants got the idea of value, income and capital maintenance from economists, but they brushed suitably to make them usable in practical circumstances. Accountants developed the valuation, measurement and decision making techniques which may owe to the economic theorems for origin, but these are molded in the work environment and suitably tempered with the reference to relevance, variability, freedom and from bias, timeliness, comparability, reliability and understandability. ठीक है. Then an example may be given to explain the nexus between accounting and economics. Economists think that the value of asset is the present value of all future earnings which can be derived from such asset. Now think about the plant whose working life is more than 100 years. How can you estimate future stream of earnings? So accountants develop the workable valuable base, the acquisition cost, that is the price paid to acquire the asset. At the macro level, accounting provides the database over which the economic decision models have been developed. Micro level data arranged by the accounting system is summed up to get macro level database. Non-overlapping zones of accounting are not eligible. Development of the system of recording, classifying and summarizing the transactions and events, harmonizing the system of uniform rules
and communicating the data is essentially a non-overlapping area of accounting. ठीक है, अकाउंटिंग ये क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग समटाइम्स ओवरलैप ओवर द इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से एक असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए. उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बोला कि कोई प्लांट है तो कोई प्लांट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो उससे वो प्लांट से फ्यूचर बेनिफिट्स जो भी मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज के डे पे वैल्यू क्या है वो वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करो. बट सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, वन प्लांट गिव्स द बेनिफिट फॉर मोर देन 100 ईयर्स. ठीक है, अभी सपोज लैंड का ही देख लो, लैंड का एग्जांपल लेते हैं अपन. लैंड बेनिफिट देती है, उसका लैंड का यूजफुल लाइफ क्या है, इनडिटर्मिनेबल है. लैंड तो कितने भी सालों तक बेनिफिट दे सकती है, तो उसका वैल्यू अपन प्रेजेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे. इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थे, तो उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल अकाउंट के कंसेप्ट ने किया है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन. अब सपोज लैंड के केस में जैसे अपन एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे थे, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लैंड का छोड़ो, कोई और असेट का भी निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. उसमें काफ़ी सारे अजम्पशंस और अजम्पशन एंड बहुत सारे कंसेप्ट्स उसमें, मतलब बहुत सारी फ्यूचर की चीज़ें होती है जो डिटर्मिनेबल नहीं होती है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है. तो इन सच अ केस व्हाट अकाउंटेंट हैज़ कम विद द सॉल्यूशन कि एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो. आपने जो कॉस्ट पे उसको खरीदा है, सपोज मतलब एग्जांपल एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो. बहुत सारे कंसेप्ट्स है अकाउंटिंग में जिसने पॉसिबल किया है कि वो चीज़ को वैल्यूएशन कैसा करना है. तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग ओवरलैप करता है इकोनॉमिक के कंसेप्ट्स पे, तो वो चीज़ें वो बता रहे हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनका अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक से ओवरलैपिंग नहीं होता है. जैसे उन्होंने लास्ट में बोला है, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड ट्रांजैक्शन इवेंट्स इट डजंट ओवरलैप द इकोनॉमिक कंसेप्ट्स. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक दोनों चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इज वेरी इसेंशियल. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक का रिलेशन में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. पढ़ो मेरे साथ. द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटिंग can be appreciated better in the context of nature of accounting records. Accounting information is very precise. It is exact to the last paisa, but for a decision making purpose such a precision is not necessary, and hence statistical approximations are sought. In accounts, all values are important individually because they relate to business transactions. As against this, statistics is concerned with the typical value, behavior or trend over the period of time or the degree of variation over a series of observations. Therefore, wherever a need arises for only broad generalization or average relationship, statistical methods have to be applied in accounting data. Correct? Statistics मतलब क्या? अकाउंटिंग के लिए तो हर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, हर मंथ का सेल इंपॉर्टेंट है. बट अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखे जाओ तो हो सकता है वेटेड एवरेज सेल लो या एवरेज सेल कंसिडर करे. वो स्टैटिस्टिकली रिकॉर्ड अलग तरीके से इंटरप्रेट होता है एंड अकाउंटिंग के लिए अलग तरीके से. फर्दर इन अकाउंटेंसी, नेक्स्ट पैराग्राफ. फर्दर इन अकाउंटेंसी द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज वेल एज द हेड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज बीन डन as per the needs of financial recording to ascertain the financial results of various operations. Correct. Other types of classification like geographical and historical ones and ad hoc classification are done depending on the purpose to make such a classification meaningful. Accounting चीज़ों को ऐसे classify करता है so that it can give the meaningful and useful information to the users of the accounting records. ठीक है. But the functional relations showing mathematical relations of one variable with a one or more than other variable are based on statistical work. Statistical ये one variable का उसके one और other variables के साथ relation क्या है वो भी interpret करता है.
These relations are used widely in making cost or a price estimates for some estimated future values assigned to the given independent variables. For example, given the functional relation of total cost to the price of input, the effect of change in future price on the cost of production can be calculated. Statistics के basis पे अपन change in cost can relation between the change in cost to the profitability of the organization or a sale price effect on sale price, ये सब अपन statistics के वजह से calculate कर सकते हैं, correct? But accounting में वो नहीं आता, ठीक है? In accountancy, a number of financial and other ratios are based on statistical methods. Yes, various ratios are there, current ratio, liquidity ratio, वो सब रेशियो किस बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं? स्टैटिस्टिक्स, वो सब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स तो होता है जो बेस लेके रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं, which helps in averaging them for over a period of time. Several accounting and financial calculations are based on statistical formulae. Yes, all formulas, that is current ratio का formula, working capital का formula, then आपका liquidity ratio का formula, they all are those formulas are known as a from where it is generated from statistical formulas, na? So statistical methods are helpful in developing accounting data and it's in their interpretation. करंट रेशियो का फॉर्मूलास क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला किस चीज में कवर होता है? स्टैटिस्टिक्स से। और स्टैटिस्टिक्स करंट रेशियो के फॉर्मूले की वजह से आप इंटरप्रेट कर पाते हो कि आपके करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन समझा आपको कि वो कैसे रिलेट कर रहा है स्टैटिस्टिक को अकाउंटिंग के साथ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल कंपेरिजन of accounting data is based on statistical techniques. Nowadays, multiple and discriminate analysis is popularly used to identify the symptoms of sickness of business firm. Therefore, the study and application of statistical methods would add extra edge to the accounting data. Yes, statistics अगर accounting के साथ मिलाया जाए तो बहुत सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग लेजर्स और अकाउंटिंग असेट लायबिलिटीज और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? स्टैटिस्टिकल के थ्रू अपन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स वी कैन इंटरप्रेट दैट टर्म्स, ठीक है? ये हो गया अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? ये तो आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन होना ज़रूरी है, तो आप हाईलाइट करते चलो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। अगर मुझे कुछ मैं भी बोल ही रही हूँ वैसे तो, अगर मुझे कुछ लगा है तो डबल एंट्री बुक कीपिंग कैन बी कन्वर्टेड इन algebraic form. In fact, the first known book on this subject was part of the treatise on algebra. Okay, डबल एंट्री सिस्टम ये अलजेब्रा पे बेस है, ठीक है? द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल अंडर ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग, करेक्ट? डबल एंट्री सिस्टम ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का एंड डबल एंट्री सिस्टम इमर्जेस फ्रॉम ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग, दैट इज मैथमेटिक्स, मतलब अलजेब्रा से आया है। Knowledge of arithmetic and algebra is a prerequisite for accounting computation and measurements, correct? Calculation of interest, annuity are the examples of such a fundamental use. While computing depreciation, finding out installment in hire purchase and installment payment transactions, calculating amounts to be set aside for repayment of loan and replacement of assets and calculating lease rents, mathematical techniques are frequently used. Accounting data are also presented in रेशियो फॉर्म। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट के कैलकुलेशन, हायर परचेज में जो कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं अकाउंटिंग में जो मैथमेटिक्स से जनरेट किए जाते हैं। सो अकाउंटिंग में मैथमेटिक्स आना मतलब मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? विद द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर, मैथमेटिक्स इज बिकमिंग वाइटल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. Instead of writing accounts in traditional fashion, the transaction and events can be recorded in the matrix form
and the rules of matrix algebra can be applied for classifying and summarizing the data. अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स की वजह से ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज रिप्लेस थ्रू मेकिंग मैट्रिक्स ऑफ द अलजेब्रा. और उसके लिए अलजेब्रा के जो मैट्रिक्स आप बनाते थे, वो जो 4 कॉलमनर या फिर ऐसे 4 अलजेब्रा में होते थे मैट्रिक्सेस, और उसका इंटरप्रिटेशन उस फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करना भी नाउअडेज में इट हैज बिकमिंग ट्रेंडिंग. ओके, nowadays statistics and econometric models are largely used for developing decisions model for the users of account. Also, operations research techniques provide lot of decision models. Since accounting is meant for providing information to the users, to be effective, accounting data should feed the information requirement of such a statistical, econometric and operations research models. Understanding the mathematics has become a must to grasp the decision models framed by the mathematics, econometrics and the OR experts. Presently, graphs and charts are being used extensively for communicating the accounting information. Correct. Graphs and charts use किए जाते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में टू कम्युनिकेट द डेटा, फाइनेंशियल डेटा. तो वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स भी कहाँ कवर होते हैं? मैथमेटिक्स में कवर होते हैं. In addition to statistical knowledge in geometry and trigonometry seems to be essential to have a better understanding about the accounting communication system. Correct. इसमें ना ये जो सेकेंड वाला पैराग्राफ था, नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा इज अ प्रीरिक्विजिट से, वो वाला पैराग्राफ हाईलाइट करना वो इम्पोर्टेंट है. मेन अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स का रिलेशन वो वाले पैराग्राफ में ही है. ठीक है, समझ रहा है यहाँ तक? Now next is accounting and law. An economic entity operates within the legal environment. All transactions with the suppliers and customers are governed by the Contract Act, Sale of Goods Act, Negotiable Instrument Act, etc. The entity itself is created and controlled by law. For example, a company is created by Companies Act and the partnership firm is created under the Partnership Act, though it is not registered, but it governed by the Partnership Act. Similarly, every country has set of economic, fiscal and other labor laws. Transaction and events are always guided by the laws of the land. Very often the accounting system to be followed has been prescribed by the laws. For example, Companies Act has prescribed the format of financial statements for the companies. So banking, insurance and electricity supply undertaking may also have to produce financial statement as prescribed by their respective legislations controlling such entities. However, legal prescriptions about the accounting system is the product of development in accounting knowledge. That is to say, legislation about accounting system cannot be enacted unless there is a corresponding development in the accounting discipline. In that way, accounting influences the law and is also influenced by law. लॉ भी अकाउंटिंग को इन्फ्लुएंस करता है एंड अकाउंटिंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉ. जब तक आप अगर आपको अकाउंटिंग में चेंज करना है, कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर में या अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ चेंज करना है, तो इट इज़ कंपल्सरी. और अगर ये चेंज कॉमनली चेंज करना है, तो इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट लॉ रिलेटिंग टू दैट अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर शुड बी चेंज सो दैट एवरीबडी शुड अप्लाई दैट चेंज. ठीक है, इसमें तो अकाउंटिंग एंड लॉ का रिलेशन तो बहुत क्लोज है. आप तो ये पॉइंट मन से भी बना, मतलब खुद से लिख सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो. हर चीज़ जो आप पढ़ते हो, सपोज सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, तो उससे सेल के ट्रांजैक्शन क्या, उसमें सेल से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कैसे इफ़ेक्टिव होते हैं, किस पे क्या ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज होते हैं, वो सब पता चलता है. तो अकाउंटिंग एंड लॉ आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट. लास्ट इज अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड ऑक्यूपेशनल फील्ड which comprises many functions and encompasses application of many discipline including those mentioned above. Yes, मैनेजमेंट ये सब जो ऊपर अपन पढ़े, क्या क्या पढ़े,
accounting and mathematics, accounting and statistics, accounting and law, accounting, सबसे फर्स्ट क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब अप्लाई करने का काम किस पे होता है, मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स आर वेल प्लेस्ड इन द मैनेजमेंट एंड प्ले अ की रोल इन द मैनेजमेंट। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में टॉप 3 में 3 चीज़ें तो होती है, जिसमें एक होता है फाइनेंशियल, मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड एक बंदा होता है कंपल्सरीली, बिकॉज अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट and accounting is very important part of a management। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग इज ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही मेंटेन करना या फंड्स यूटिलाइज करना, रेज करना, यही मैनेजमेंट का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिल सकती है, अकाउंटिंग से। इसलिए अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लोज है। ठीक है, नाउ आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट रिलाइज ऑन अदर डेटा रिसोर्सेज, अकाउंटिंग डेटा आर यूज्ड एज अ बेसिक रिसोर्स डॉक्यूमेंट इन द मैनेजमेंट टीम, एंड accountant is in a better position to understand and use such data. In other words, since an accountant plays an active role in management, he understands the data requirement. So the accounting system can be molded to serve the management purpose. ठीक है, क्लियर है? तो यह हो गए आपके 5 अकाउंटिंग के साथ जो अदर फील्ड के, अकाउंटिंग का अदर फील्ड के साथ जो रिलेशन है, वो ऐसे 5 है। सबसे पहले अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक, जहाँ मैक्रो माइक्रो दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। देन अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स, वेरी मच कैलकुलेशंस आर देयर। चार्ट्स और ग्राफ्स भी जो यूज होते हैं, वो भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सबका नॉलेज अकाउंटिंग के लिए भी यूजफुल है। देयर इज अ डीप रिलेशन बिटवीन द अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। देन अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, various ratios and formulas are used to interpret the accounting data, which is covered under the statistics. So there is also close relationship between the accounting and statistics. Then fourth is accounting and law, very much important. Everything which we record is, it must be according to the law relating to that transaction. ठीक है, तो अकाउंटिंग एंड लॉ इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड। एंड फिफ्थ इज अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक, लॉ, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें को अकाउंटिंग के साथ रिलेट करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का। सो अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड, बिकॉज अल्टीमेटली मैनेजमेंट टेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया आपका अकाउंट रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद द डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, एक बार देख लो सारे। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देयर आर सर्टेन माइक्रो कंसेप्शंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। A common man presumes that an income statement shows the correct income or loss of the enterprise, and that the balance sheet depicts the perfectly true and fair picture of a financial standing of that enterprise. It must be recognized that the accounting as a language has its own limitations. The figure of profit or loss generated by the accounting process are subject to various constraints within which the accounting works. The assumptions and conventions on which the accounting is based become the limitation of accounting. The financial statements are never free from subjectivity factors, as there are largely outcomes of personal judgments of the accountant with regard to the adoption of accounting policies. ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग में बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। एक तो सब्जेक्टिविटी की वजह से, या बहुत सारे अजम्पशंस जो अकाउंटेंट करता है। सब्जेक्टिविटी क्यों? क्योंकि हर अकाउंटेंट कोई ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से अज्यूम करके या उसके अजम्पशंस लगा के
वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। इसकी वजह से आ जाती है सब्जेक्टिविटी। और बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसके लिए अजम्पशन का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो रिकॉर्ड करने के लिए। तो जहाँ अजम्पशन आ गया वहाँ पे बायसनेस आ गया। हर एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट अजम्पशन फॉर अ पर्टिकुलर फॉर द सेम इवेंट। हाँ, तो उसके वजह से क्या होता है, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, अकाउंटेंट ने उसके अजम्पशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए, हो सकता है सेम अजम्पशन यूज़र ना उसकी कंसिडर कर पाए या उस यूजर्स के अजम्पशन कुछ और हो तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकल जाएगा। तो देयर आर मेनी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है द फैक्टर्स विच मे बी रिलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स as they cannot be measured in terms of money. The balance sheet cannot reflect the value of certain factors like loyalty and skill of personnel which may be the most valuable asset of an enterprise these days. सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने अभी बोला था, ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग अपन नहीं करते। और आईटी कंपनीज के लिए आप सोच सकते हो या कंपनीज विच रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंजीनियर्स और ह्यूमन रिसोर्स, उनका सबसे बड़ा असेट होता है उनका ह्यूमन रिसोर्स। और वही अगर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो इट मे हैपन दैट द अकाउंटिंग मे नॉट गिव द एक्चुअल वर्थ ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा लिमिटेशन हो गया कि बैलेंस शीट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट असेट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स आ ही नहीं रहा है। तो उसके वजह से आपकी वर्थ हो सकता है जो एक्चुअल है उससे बहुत कम या बहुत ड्रास्टिकली चेंज होके दिखे। तो ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, देन नेक्स्ट अंडरलाइन करो वो लाइन को, द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टन फैक्टर्स like loyalty and the skill of personnel which may be most valuable asset of an enterprise these days. ठीक है, then next is balance sheet shows the position of business on the day of its preparation and not on the future date. While the users of accounts are interested in knowing the position of the business in the nearer future and also in the long run and not for the past date. Business dynamics change within the time annual reports reach to the ultimate users. To resolve this, auditor disclose the events occurring after the balance sheet date but before approval of financial statement in the financial reports. बहुत बड़ा लिमिटेशन है ये। बैलेंस शीट क्या होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनती जिस दिन है उस दिन की पोजीशन होती है यूजर्स में भी। और यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में मतलब यूजर्स को इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रहा है। हो सकता है जिस दिन वो यूज़र फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है उस दिन वो पोजीशन ना हो वो एंटरप्राइज की ऑर्गेनाइजेशन की। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़र के लिए फ्यूचर इन्फॉर्मेशन या फ्यूचर यूज़र के डिसीजन किस चीज़ के लिए होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। पास्ट डेटा जो हुआ उससे रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इट कैन बी अ लिमिटेशन दैट जो टाइम लैप होता है बैलेंस शीट बनने के दिन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जिस दिन को वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो दिन से यूज़र जिस दिन यूज़ कर रहा है उसको उसके डिसीजन मेकिंग के लिए उसमें जो टाइम लैग होता है इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि इवेंट्स चेंज, दिन ब दिन ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिससे पोजीशन हो सकता है इम्प्रूव हो या डिग्रेड हो जाए। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। इसको ओवरकम करने के लिए एक चीज़ और ऑडिटर मेंशन करते हैं उनके ऑडिट रिपोर्ट में, दैट इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो क्या, सो दैट यूजर्स कैन एबल टू अंडरस्टैंड द एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, नॉट ऑल but at least important events about the business so that they can take the reliable मतलब rational decisions. Okay, अब ये भी, इसमें भी सब्जेक्टिविटी तो आ ही जाएगी क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, सब्जेक्टिविटी हर एक कौन सी चीज़ किसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिविटी. सो it is a limitation, though we have made the solution through reporting in auditors report
before the events occurring after balance sheet date, but it is still limitation of accounting. ठीक है. Then third is accounting ignores changes in some money factors like inflation etc. Correct, very correct. Accounting records अभी सपोज ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट. सपोज लैंड है कोई 25 साल पहले खरीदी थी 1 लाख रुपीस में, आज उसकी वैल्यू हो गई है करोड़ रुपीस. ठीक है, बट अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग इसको एक्विजिशन कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता है. तो उसका इन्फ्लेशन जो आज हो गया है, उसका रेट जो आज चेंज हो गया है, वो इग्नोर करता है. तो इट कैन बी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन. हाँ, तो बोल्ड करो, अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन एक्सेट्रा. टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अकाउंटिंग इग्नोर करता है. Then fourth is there are occasions when accounting principle conflicts with each other. Yes, there are accounting principles which conflict with each other. Certain accounting estimates depend on the sheer personal judgments of the accountant. Example, provision for doubtful debts, method of depreciation. Then method of depreciation adopted, recording certain expenditure as a revenue expenditure or capital expenditure, selection of method of valuation of inventories, and the list is quite long. Yes, correct. Accounting policies decide करने के लिए या accounting करने के लिए accountant needs to make a various जजमेंट्स. ओके, तो वो जजमेंट्स बायसफुल, मतलब हर चीज़ बायस तो नहीं होंगे, बट अकाउंटिंग इज ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जजमेंट्स. तो पर्सनल जजमेंट्स आ गया, फिर आ गया सब्जेक्टिविटी का प्रॉब्लम यहाँ पे. ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग के लिए कि अकाउंटेंट को उसके पर्सनल जजमेंट्स यूज करने होते हैं फॉर टेकिंग सो मच डिसीजंस. ठीक है. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर दोज असेट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. यस, human resource, although they a very important asset of the enterprise, are not shown in the balance sheet. There is no generally accepted formula for the valuation of human resource in money terms. ये अपन देख चुके. ठीक है. Different accounting policies for the treatment of same items add to the probability of a manipulations. Yes, बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज है. ठीक है, हर फर्म अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर सकती है. तो ये हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन और बेटर प्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया जाए. तो ये मैनिपुलेशन के लिए बहुत यूज किया जाता है और ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का. ठीक है. दो through various laws and accounting standards, efforts are made to reduce these options to minimum, but certainly could not be reduced to one. Okay, ये बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं लॉ से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो मैनिपुलेशन के लिए यूज ना हो, बट स्टिल इट कांट बी रिड्यूस टू वन. ठीक है. तो ये हो गए आपके लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. एक बार पढ़ लो सारे, एटलीस्ट हाईलाइटेड पार्ट तो भी पढ़ लो. लास्ट में क्या लिखा है उन्होंने? In nutshell, it can be said that language of accounting has certain practical limitations, and therefore the financial statement should be interpreted carefully, keeping in mind all various factors influencing the true picture. Yes, correct. Now, last point of this chapter, which is quite large. ठीक है. Next is role of accountant. आ गया, एक सेकेंड. हाँ, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी. अकाउंटेंट का रोल क्या क्या है सोसाइटी में, मतलब वो क्या कहाँ का यूजफुल है वो अपन देखेंगे. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? There are only few types of profession in the world which are held in high esteem in public eyes, and there is no denying the fact that accounting profession is one of them. Yes,
अकाउंटेंट को बहुत रिस्पेक्टफुली आई से देखा जाता है, स्पेशली इफ इट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, आप सबको पता ही होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, एंड उनको किस नज़रिए से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी से डील करते हैं, दैट इज़ फाइनेंस। ठीक है, देन Goethe had called the accountant's profession as the fairest invention of the human mind. At the core of all types of learned profession, there is a desire of public good, of finding the best way to serve society. By the use of the science of the accountancy and under the spell of its part, a dynamic pattern which assists business in planning its future is woven by the accountant out of the inert mass of non-speaking silent figures. This is what makes their profession an instrument of socio-economic change and welfare of the society. Yes, of course, accountant can change the society through their reporting, and they can use their knowledge for the welfare of the society. Accountant with his education, training, analytical mind and experience is best qualified to provide the multiple need-based services to the ever-growing society. The accountants of today can do full justice not only to the matters relating to taxation, costing, management accounting, financial layout, company legislation and procedures, but they can develop deep into the fields relating to the financial policies, budgetary policies and even the economic principles. Okay. The area of activities which can be undertaken by the accountant is not limited, but it can also cover many additional facts. ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल, मतलब अकाउंटिंग का क्या था, अकाउंटिंग रोल ऑफ अकाउंटेंट सोसाइटी में उसका रोल क्या है वो था। अब वो कहाँ सर्विस देता है, मतलब what are the services given by the accountant. Next is the practice of accountancy has crossed its usual domain of preparation of financial statements, interpretation of such statements and audit thereof. ठीक है, accountants are presently taking active role in company laws and other corporate legislation matters, in taxation matters and in general management problems. Some of these services rendered by the accountants to the society are briefly mentioned hereunder. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियाज ऑफ सर्विस, एरियाज ऑफ सर्विस हेडिंग दीजिए। सबसे फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट. An accountant is able to maintain a systematic record of financial transaction in order to establish the net results of transaction entered into during the period and to state the financial position of concern as at the particular date. Correct. For the fulfillment of the twin objective of ascertaining profit earned or loss suffered and the financial position, it is necessary that all transactions be recorded in a systematic manner, which can be done only by an accountant. Proper maintenance of books of accounts assist management in planning, decision making, controlling functions. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये उसको दो चीज़ें देने, दो सर्विसेज थ्रू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट कैन गिव टू रिजल्ट्स. व्हाट आर दोज? एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस क्या जो अर्न हुआ है, और सेकेंड इज फाइनेंशियल पोजीशन. तो ये क्या फर्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विस क्या हो गई, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. राइट, ये पॉइंट तो आप लिख सकते हो, बहुत बेसिक है. देन स्टैट्यूटरी ऑडिट. नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, बुक्स, एक तो रिकॉर्ड बुक्स मेंटेन करते हैं. देन अकाउंटेंट, व्हाट डज अकाउंटेंट डू, स्टैट्यूटरी ऑडिट. Every limited company is required to appoint a chartered accountant or a firm of chartered accountant as their auditor, who are statutorily required to report each year whether in their opinion the balance sheet shows a true and fair view of the state of affairs on the balance sheet table, and the profit and loss account shows a true and fair view of profit or loss for the year. Yes, statutory auditor क्या देता है, whether they give true and fair view
फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ओपिनियन देता है उस पर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटिंग इज नॉट confined to the accounts of the companies. Other organizations may also have their accounts audited either because the law so requires or because the proprietors wisely decided so. ठीक है, एक तो ऑडिट लॉज, it is not necessary that all corporate, मतलब only corporate should conduct the audit. For non-corporate entities also there are some laws which demands the audit, और अगर कोई लॉ डिमांड नहीं करता है तो हो सकता है प्रोप्राइटर या जो भी ओनर है वो डिसाइड करे कि ऑडिट करना है, सो दैट दे कैन व्यू द एक्चुअल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिजनेस, तो वो ऑडिट कर सकते हैं। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस विच इज परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट इज व्हाट? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब ऑडिट रिक्वायर्ड बाय द स्टैट्यूट, दैट इज लॉ। ठीक है, देन थर्ड इज इंटरनल ऑडिट। इट इज मैनेजमेंट टूल whereby an internal auditor thoroughly examines the accounting transaction and also the system, according to which these have been recorded with a view to ensure the management that the accounts are being properly maintained and the system contains the adequate safeguards to check any leakage of revenue or misappropriation of a property or assets, and the operations have been carried out in a conformity with the plans of the management. जो मैनेजमेंट ने प्लान किया है, जो मैनेजमेंट ने टारगेट किया है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इज देयर एनी रेवेन्यू लीकेज और एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज और एक्सपेंसेस, वो सब चीज़ें इंटरनल ऑडिट से इंटरप्रेट होती है। मिसयूज़ नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सेट या प्रॉपर्टी का, वो सब चीज़ें कहाँ से आप पता कर सकते हो? इंटरनल ऑडिट से, जो कि अकाउंटेंट ही करता है, जो मैनेजमेंट के लिए और उनके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड इज व्हाट? इंटरनल ऑडिट। ठीक है, nowadays internal auditing has developed as a service to management. Yes, the internal auditor constructively contributes in improving the operational efficiency. Underline करो, the internal auditor constructively contributes in improving the operational efficiency of the business through an independent review and appraisal of all business operations. ठीक है, then next is taxation. An accountant can handle taxation matters of the business or a person, and he can represent the business or a person before the tax authorities and settle the tax liability under the statute prevailing. He can also assist in avoiding or reducing the tax burden by the proper planning of tax affairs. अकाउंटेंट उसके प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट से टैक्सेशन बचा भी सकता है, और उसको जो हेवी पेनल्टीज लग सकती है ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, accountant can save the organization from that penalties and fines. ठीक है, accountant also have a social obligation to express their views on the broad tax policies, on the effects of tax rates on business and the economy in general, and all other aspects of taxation in which they have knowledge superior to that of the general public. जनरल पब्लिक से ज़्यादा नॉलेज होता है अकाउंटेंट को अबाउट द डिफरेंट टैक्सेशन पॉलिसीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो अकाउंटेंट उस पर भी ओपिनियन दे सकता है उनके, सो दैट जनरल पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक उसको उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इशू करते हैं वो। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया आपका सर्विस, दैट इज टैक्सेशन। ठीक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है बिफोर टैक्स अथॉरिटीज टू फॉर कंप्लायंस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड सेटल द टैक्स लाइबिलिटी अंडर द डिफरेंट स्टैट्यूट्स। ठीक है, then next is management accounting and consultancy services. Management accountant performs an advisory function. He is largely responsible for internal reporting to the management for planning and controlling the current operations, decision making on special matters, and for formulating the long range plans. His job is to underline karo, his job is to collect, analyze, interpret
and present all accounting information which is useful to the management. Accountant provides management consultancy services in the area of a management. Underline karo. Accountant provides management consultancy services in the areas of management information system, expenditure control and evaluation of appraisal techniques for new investments and divestments, working capital management, corporate planning, etc. कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ये ले सकता है, एडवाइस ले सकता है फॉर द मोर प्रॉपर वर्किंग. ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. फिफ्थ इज मैनेजमेंट to improve the efficiency of management. They can take the advice from accountant. Management accounting and consultancy services. ठीक है. Now next, sixth point is financial advice. Many people need help and guidance in planning their personal financial affairs. ठीक है. An accountant who knows about finances, taxation and family problems is well placed to give such advice. Some of the areas in which accountant can render financial advice are, क्या है, चलो, इन्वेस्टमेंट्स. यस, आपके अकाउंटेंट आपको बता सकते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताते हैं आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ फ्यूचर बेनिफिट ऑल्सो एंड टैक्स बेनिफिट ऑल्सो. Then next is insurance. An accountant can provide information to his client on various insurance policies and helps in choosing the appropriate policies. इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट करो, इंश्योरेंस को हाईलाइट करो, ये जो है इम्पोर्टेंट हेड पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करो. Then third is business expansion. As business grows in size and complexity and mergers are being considered, accountants are in the forefront in interpreting accounts, making suggestions as to form of schemes and fairness of proposals, considering the cost and financial consequences, and generally advising their client. They also advise on how to set, underline, they also advise on how to set about the problems of borrowing money or whether this is an appropriate method of finance. फाइनेंस के लिए appropriate method, वो सब वो फाइनेंशियल एडवाइसेस ये रिलेटेड में दे सकते हैं अकाउंटेंट. अकाउंटेंट कैन रेंडर एक्सट्रीमली यूजफुल सर्विस in connection of negotiation with the foreign collaborators. Very important. ठीक है. Then investigations. Financial investigations are required for variety of purpose. For example, to ascertain the financial position of a business, for the information of interested parties in connection with the issue of capital, purchase or sale of business or reconstruction, amalgamation. ये सब चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करना, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना और प्रॉपर बार्गेनिंग करना, प्रॉपर निगोशिएशन करना विद द पार्टीज, वो ये सब चीज़ों में एडवाइस दे सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. दैट मीन्स अकाउंटेंट्स to help the management to decide whether it is cheaper to manufacture an article or to buy out. Very important. To ascertain why profits are fallen, to achieve greater efficiency in management, to ascertain whether fraud has occurred and if so, its nature and extent, and to make suggestions which will help to prevent the fraud. ये एक चीज़ है, फ्रॉड असर्टेन करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट, हाईलाइट करो वो वाले पॉइंट को, फिफ्थ वाले पॉइंट को. To ascertain whether fraud has occurred and if so, its nature and extent, and to make suggestions which will help to prevent the recurrences. To value the business and shares in private companies for the purpose such as purchase, sale. शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं टू परचेज, सेल वगैरह के लिए, स्टेट ड्यूटी और वेल्थ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी. ठीक है. For such a problems requiring financial investigations, you need an accountant. His task as an independent professional is to establish the facts fairly and clearly for the benefit of those who have to make the decisions and give advice in many areas which he has competence and experience. Of course, accountants are more experienced and competent
in all these fields which we have discussed in recent, तो वो उसमें एकदम करेक्ट एडवाइस उनके क्लाइंट्स को दे सकते हैं, करेक्ट. Then last is pension scheme. Specialist advice from actuaries, insurance agents and insurance company is needed before launching or amending a provident fund or a pension scheme in a business. But before making a final decision, an accountant has to be consulted. Later on, his help may be needed for managing the scheme or obtaining the tax reliefs. ये हो गया आपका फाइनेंशियल एडवाइस. तो अकाउंटेंट किस किस चीज़ में फाइनेंशियल एडवाइस उनके क्लाइंट को दे सकता है, ये अभी अपन ने देखा. ये बहुत कॉमन है. आप मतलब एक बार आप याद करोगे तो आप कंसेप्चुअली भी ये सब चीज़ें समझ पाओगे कि फाइनेंशियल एडवाइस किस किस चीज़ों में दे सकता है अकाउंटेंट. एक तो इंश्योरेंस, देन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ करनी चाहिए इंश्योरेंस के रिलेटेड, बिजनेस एक्सपांशंस, देन इन्वेस्टिगेशंस किस किस चीज़ों में, पेंशन स्कीम के लिए, ये सब चीज़ों में फाइनेंशियल एडवाइस वो दे सकता है. देन अदर सर्विसेज, अदर मिसलेनियस सर्विसेज में क्या क्या आता है देखेंगे एक एक चीज़ें. जो हेडिंग आ रहा है ना उसको हाईलाइट करो, मतलब आपको अंदर का कंटेंट अपने आप पता चल जाएगा. Secretarial work, companies, clubs and association, indeed virtually all organizations involves the secretarial works. Accountant frequently can do this work. Okay, secretarial work तो हर कंपनी, क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस में लगता ही है. देन और कौन सी सर्विस दे सकता है, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क. Yes, accountants are often used by many companies to undertake the work involved in registering share transfer and new issue. ठीक है, accountant plays very important role in share transfer and new issue. हाँ, मतलब रजिस्ट्रेशन करने में, वो ट्रांसफर करने में, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करने में अकाउंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. देन कंपनी फॉर्मेशन, इन कंजंक्शन विद द लीगल एडवाइजर्स अकाउंटेंट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और एडवाइस अगेंस्ट डूइंग सो. हाईलाइट कर रहे हो ना वो जो हेड पॉइंट्स है उनको. देन रिसीवरशिप्स और लिक्विडेशंस एक्सेट्रा. An accountant has to sometimes take an onerous duties of liquidator when a company is being wound up, or the receiver when a debenture holder exercises the right to recover the loan on which the borrower has defaulted. Accountant is just the man for the job. He is also accountant is just the man for the job. He is also just the man to help you to keep the insolvency away if you consult him in टाइम. यस, अकाउंटेंट आपको इंसॉल्वेंसी से बचा भी सकता है अगर आप उनसे प्रॉपर टाइम पे अगर बिजनेस को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर एडवाइस अगर अकाउंटेंट से मिल जाए तो वो उसको इंसॉल्वेंसी से भी बचा सकता है. देन आर्बिट्रेशंस. एट टाइम्स accountants are invited by parties to act as arbitrators in dispute or settle the disputes of the वेरियस काइंड. आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन ये होता है कि दो लोगों में डिस्प्यूट्स है तो वो सेटल करते हैं जस्ट लाइक अ कोर्ट. ओके, आर्बिट्रेटर्स आर जस्ट लाइक अ कोर्ट्स बट इट इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. हाँ, आर्बिट्रेटर्स ये दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है वो दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्रीड करती है कि ये पार्टी हमें एज अ आर्बिट्रेटर बोल के एडवाइस देगी, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए भी एज अ आर्बिट्रेटर वो सर्विस अकाउंटेंट दे सकते हैं. देन एज रिगार्ड्स द कॉस्ट accountant's job is to continuously report cost data and related information at frequent intervals to the management so that they can improve their cost policies and reduce the cost per unit. ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का ये कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को फ्रिक्वेंटली. ये एक सर्विस होता है. देन अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. An accountant will be effective in his role if he supplies the information promptly and in an unambiguous language. He should develop a system by which there is a regular flow of information both horizontally and vertically. ठीक है. The information system should be such that comparability of the financial statement is possible both business wise and year wise, so that it benefits both the management and the investors.
Dependence on data from the computerized information system will put new responsibilities on an accountant, but his product will command greater attention and respect. Okay, ये हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ सर्विसेज. क्या क्या? सबसे पहले तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन सेकेंड इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, then third is internal audit, which gives the management very crucial information and important information. Then matters related to taxation, he can represent, the accountant can represent their client in front of tax authorities to settle the tax liabilities. Then the fifth service is management accounting and consultancy services. Various consultancy services are given by the accountant to their client. Then financial advices in various areas like investments, insurance, pension scheme, investigation in various matters. ठीक है. And seventh is common, that is other services, जिसमें आता है arbitration. ठीक है. क्या क्या आता है? arbitration, company formation, उसके बाद liquidation में help कर सकता है. उसके बाद और क्या क्या आता है उसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ होती है, शेयर रजिस्ट्रेशन के लिए अकाउंटेंट का यूज़ होता है, सेक्रेटरियल वर्क अकाउंटेंट करते हैं. ये सब सर्विसेज अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को देते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट, कम टू योर मॉड्यूल. नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट है, कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, 10 मिनट लगेंगे बस. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री. एन अकाउंटेंट दो he is a part of the highest planning team, is not the planner in the industry. क्या है? An accountant, though he is the part of highest planning team, is not the planner in an industry. He works with the functional departments and translates the organization's aims in terms of financial expectations. Therefore, he has to make a thorough study of the business and individuals in functional departments, whether they are engineers or a salesman. A qualified accountant will be able to play an important role in performing important functions of a business relating to accounting, costing and budgetary control, estimating and treasury. Underline करो last sentence को. A qualified accountant will be able to play an important role in performing important functions, ठीक है, of a business relating to the accounting, costing, बजटरी कंट्रोल एंड एस्टिमेटिंग एंड ट्रेजरी. ठीक है. ट्रेजरी मतलब फंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट रोल वो परफॉर्म करता है फॉर मेकिंग अ प्रॉपर डिसीजन. देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. Both in the developed and developing countries, public sector enterprises have become a special feature of the national economy. Yes, the performance of public sector enterprises ultimately depicts the economy of your country. ठीक है. तो the system of financial and budgetary control and of accounting, auditing and reporting has therefore become a matter of interest and concerns to the nation and does not remain confined merely to a limited number of shareholders. The form of accounting followed by these corporations or companies is different from that of the ordinary government accounting. It is the duty of the accountant to prepare the accounts. Underline करो. It is the duty of the accountant to prepare the accounts and reports of these public corporations in such a way that they enable to general public to know how far the items appearing in the various types of records and financial statements justify their existence. ठीक है. अंडरलाइन कर रहे हैं. और लास्ट वाले पॉइंट को क्या बोल रहे हैं वो? It is duty of accountant to prepare the accounts and reports of the public corporations in such a way that they are enabled to general public to know how far the items appearing in the various types of records and financial statements justify their existence. At the end, पब्लिक एंटरप्राइजेस में किसका पैसा लगा होता है? पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पब्लिक के लिए कि वो उनकी अकाउंटेंट पब्लिक कॉरपोरेशंस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इस तरह से इंटरप्रेट करके बताए कि वो जनरल पब्लिक के लिए समझना मुश्किल ना हो. अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन
should be given by the accountant. ठीक है. Then last point is second last point is chartered accountant in framing fiscal policies. Fiscal policies what? आपका फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस हर साल जो फाइनेंस बिल बनता है या फाइनेंस बजट बनता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंटेंट का. अकाउंटेंट हैव अ पॉजिटिव रोल टू प्ले इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर फिजिकल पॉलिसीज एंड एडवांसमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है. They should develop a new techniques and prepare themselves for the new fields of service towards their commitment to the concept of public goods and services. A business enterprise can be successful in the commercial sense only if accounting and business knowledge are pulled together. ठीक है. Underline करो. A business enterprise can be successful in the commercial sense only if accounting and business knowledge are pulled together. अकाउंटिंग और बिजनेस जब साथ में आता है तभी वो बिजनेस, तभी वो एंटरप्राइज सक्सेसफुल होता है. इट इज सोशल ऑब्लिगेशन फॉर बोथ अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री एंड इन प्रैक्टिस टू डिस्क्लोज द ग्रेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट रिजल्ट्स. The state of affairs of the economy can be ascertained only when such a consolidated corporate information is disclosed. Yes. Then last point is chartered accountant in economic growth. मोदी जी बहुत बार अपने भाषण में बोल चुके हैं कि इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हु आर द मेन पर्सन, हु इज द मेन पर्सन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ? द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है. तो क्या है, इन द प्रेजेंट टाइम अकाउंटेंट शुड कंसीव देयर ड्यूटीज एज ब्रॉडली एज द कंडीशन might require and do not restrict them to only literal compliance of the law. Their aim should be not only allow any individual to gain at the cost of the nation. Yes, very important line, underline that point. Their aim should be not to allow any individual to gain at the cost of nation. नेशन की कॉस्ट इनकर करके कोई इंडिविजुअल को गेन नहीं होना चाहिए. ये अकाउंटेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Accountants have to accept the positive role and do their best to encourage the efficiency in individual business units and encourage those social objectives which forms the main foundation of a welfare state. ठीक है. बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंट्रीब्यूशन. ठीक है. तो यह हो गया आपका यूनिट 1 दैट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. अभी पार्ट 2 में अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो अपन ने देखा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग देखे. 5 सब फील्ड्स थे. कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड 5th इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. देन उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखे. कौन कौन थे? रिवाइज करो फटाफट. चलो मेरे साथ बोलो. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्वेस्टर्स, देन एम्प्लॉयज, देन उसके बाद आते हैं लेंडर्स, देन सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, देन कस्टमर्स, देन आते हैं गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, देन आते हैं पब्लिक एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट. देन रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स. किस किस के साथ? अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड लॉ एंड लास्ट में था आपका अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट. ठीक है. देन उसके बाद थे लिमिटेशंस. कुछ 7-8 लिमिटेशंस थे अकाउंटिंग के. ठीक है. देन रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, क्या हुए उसका सोसाइटी में रोल. एरिया ऑफ सर्विसेज, कौन कौन से एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है अकाउंटेंट. सबसे पहले क्या था? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देन आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट. देन आता है इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट के बाद सीक्वेंशियली ऐसे मतलब उसके बाद टैक्सेशन. टैक्सेशन के बाद था मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. कंसल्टेंसी के बाद वो एडवाइस भी देता है. तो फाइनेंशियल एडवाइस किस किस चीज़ में देता है? इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशंस, उसके बाद बिजनेस एक्सपांशंस, पेंशन स्कीम्स. ठीक है. देन उसके बाद आती है अदर सर्विसेज. अदर सर्विसेज में वेरियस मिसलेनियस सर्विसेज आर देयर, दैट इज सेक्रेटरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, देन कंपनी फॉर्मेशन, लिक्विडेशन, आर्बिट्रेशन, देन
कॉस्ट अकाउंटेंट बोल के सर्विस दे सकता है। देन अकाउंटिंग लास्ट वाज अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। देन उसके बाद देखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग फील्ड में। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज एंड सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ योर कंट्री। ठीक है, ये चीज़ अपन ने सब बेसिक देखा था। थ्योरी है चैप्टर, 2-3 बार पढ़ोगे तो इसके एमसीक्यूज भी आप विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। और बहुत सारे चीज़ों के आप हेडिंग्स बस याद करो। बहुत सारे हेडिंग्स तो मैंने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हेडिंग्स यहाँ अपन ने याद कर लिए हैं। अंदर का कंटेंट तो आप खुद भी लिख सकते हो, बहुत कॉमन कंटेंट है। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूँगी कि ये थ्योरी एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2 से 3 बार, मिनिमम 3 टाइम्स आप रीड करो। प्रॉपरली रीड करोगे आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट रीडिंग शुड बी बाय यूजिंग फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड एफर्ट्स। ओके, तो 3 बार मिनिमम एग्जाम में जाने से पहले ये रीड करना ही है, ताकि इसमें के जो भी एमसीक्यूज आप आए या शॉर्ट नोट कुछ लिखने आए तो आप वो मार्क्स पूरे के पूरे ले सको। ठीक है, थ्योरी पॉइंट है, बेसिक है, बहुत इजी चैप्टर था।